हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद सूर्य एकेडमी पर। दोस्तों, हमने अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी पीसीएस सीसेट जीएस पेपर 2 जो होता है तो उसके संबंध में कम्युनिकेशन का जो पीवाईक्यूज़, कम्युनिकेशन प्लस डिसीजन मेकिंग का जो पीवाईक्यूज़ है उसकी सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने 2015 से 2023 तक के पेपर को देखना है। और नंबर ऑफ रिपीटिशन आप देखिएगा क्वेश्चन को किस तरह से वो रिपीट कर रहा है थीम को और उसके कॉन्सेप्ट को। तो अब अभी तक हमने इसमें 3 वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज आपके पास चौथा वीडियो है, लेकिन थोड़ा चेंजेस आज ये है कि 2016 से लेकर के 19 तक के क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में, और जो वीडियो नंबर 5 आएगी उसमें 2020 से लेकर के 23 तक के जो पीवाईक्यूज़ हैं वो रहेंगे। ठीक है, तो 4, 8 और 9, तो यहाँ पर हम 9 सालों के पीवाईक्यूज़ को देखेंगे अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक 3 वीडियो जो सीसेट के आए हैं कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग के, उनको अच्छे से देखा होगा, उनको एनालाइज भी किया होगा, क्योंकि हमने जो उन वीडियोज़ को जब बनाया था तो जो हमने मटेरियल इकट्ठा किया था, मटेरियल हमने सेलेक्ट किया था, तो हमने पीवाईक्यूज़ को ही बेस मान करके किया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने उन सभी वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो आज हम इसी सीरीज़ में आगे 2016 से शुरू करेंगे अपने इस क्लास को, और 1 to 1 2019 तक देखते चलेंगे हर एक क्वेश्चन को। तो अगर प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, ताकि आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों की भी हेल्प कर सकें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 2016 का जो पेपर है इसके अंदर में पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर प्रकट करता है, उसकी क्या रिप्रेजेंट, दैट मीन्स देखो यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं हमारे चैनल पर इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप जिनको हिंदी में क्वेश्चन निकालने में प्रॉब्लम हो रही है वो एक बार अंग्रेजी का क्वेश्चन भी रीड करिएगा। ठीक है, रीड करने से आपको पता चल जाएगा कि बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो सिंपल बोल रहा है कि आप एक ऑफिसर हो, अगर आपके सामने कोई फाइल आती है और फाइल को आप पटक कर मेज पर देते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी आपकी क्रोधता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि आप कितने गुस्से में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ कम्युनिकेशन लीडरशिप रोल फर्स्ट एमर्ज। ठीक है, हिंदी में सुनिएगा, अधोलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण में नेतृत्व भूमिका की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है। अब नेतृत्व की बात करा तो इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में जब छोटा ग्रुप होगा तो उसमें एक आदमी हो सकता है जिसमें वो लीड कर सके। तो यहाँ पर थोड़ा ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्व्यक्तिक कौशल क्या कहलाता है। ठीक, एबिलिटी, योग्यता। लेट्स सपोज एक ए व्यक्ति है और यहाँ पर एक बी व्यक्ति है, तो ए जो है ना बी के साथ काम कर रहा है या बी ए के साथ काम कर रहा है, तो ये दोनों की आपस में एक दूसरे के प्रति क्या है, योग्यता है ना। देखो यहाँ पर किसी व्यक्ति में दूसरे के साथ काम करने की योग्यता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है किसी भी किस्मत इंटरपर्सनल स्किल्स में, स्किल्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पर योग्यता इंपॉर्टेंट सी रखिएगी क्योंकि स्किल्स है। तो अब क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान भी दीजिएगा, क्वेश्चन के अंदर में स्किल्स पूछ रहा है तो स्किल्स होगी तो एबिलिटी होगी, कैपेबिलिटी जिसको बोलते हैं ना, योग्यता। नेक्स्ट, अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतः आप क्या करेंगे, स्माइल ऑन करेक्ट टाइम, सही समय पर मुस्कुराएंगे। ठीक है, हमेशा गंभीर रहेंगे, ये भी गलत है। मुस्कुराते रहेंगे तो बोलेंगे पागल है हमारा सीनियर या हमारा साथ का कलीग। ठीक है, अपने विचारों के समर्थन में मुस्कुराते रहेंगे, ये भी एक अच्छा साइन नहीं है कम्युनिकेशन में। जब जरूरत होगी तब हम मुस्कुराएंगे, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट देखो, ये इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन। देखो यहाँ पर बोल रहा है, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व ए सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू ए लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर साइमल्टेनियसली। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक साथ आप मैसेज अगर छोड़ रहे हैं, मैसेज आप इंडिकेट कर रहे हैं, तो जो भी जनसंख्या है
है वो कंप्लीटली उस मैसेज को पढ़ती है। जैसे एज लाइक रेडियो स्टेशन, या फिर कोई नेता अपनी जनसभा को संबोधित कर रहा है तो वो मास कम्युनिकेशन है। कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः समझा जा सकता है। अब जब क्लास के अंदर में हम बातचीत करते हैं, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, तो हम किस तरह से बात करेंगे कि कितना संघात्मक, दैट मीन्स कॉग्निटिव कितना है, आपकी जो बुद्धि है उस पर कितना इफेक्ट डाल रहा है हमारा कम्युनिकेशन, ज्ञानार्जन। आए समझ में, ज्ञानार्जन। तो अगर ज्ञान अर्जन की बात हो रही है तो वो कॉग्निटिव होता है, ठीक है भाई। और यही क्लास के अंदर में कम्युनिकेशन का एक फॉर्मेट है। नेक्स्ट, एक वर्तुल संप्रेषण में संकोटक कूटभंजक हो सकता है जब वहाँ होता है। देखिएगा आप यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन सर्कुलर कम्युनिकेशन, जैसे कि हमने बोला था ना ऐसे, द एनकोडर बिकम्स ए डिकोडर व्हेन देयर इज। हालांकि इसका आंसर कुछ नहीं, बट आयोग ने इसका आंसर क्या माना, डी है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। बैरियर, बैरियर तो कम्युनिकेशन का जो वो होता है आपके पास एलिमेंट, उसमें काउंट होता है, ठीक भाई। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। नेक्स्ट, टेलीफोन द्वारा संप्रेषण, दैट मीन्स कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर हम फोन से कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो वो किस तरह का कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट होगा, वो होगा मैकेनाइज्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, मौखिक में, ठीक है। इन ओरल कम्युनिकेशन, जैसे आप और हम आपस में 1 to 1 बात कर रहे हैं तो हाउ यू से इट, आप इसे कैसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। हम इसलिए बात कर रहे हैं इसको क्योंकि दूसरा वाला भी हमारे सामने बैठकर हमारी बातों को सुन रहा है और समझ भी रहा है। मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या है, तो वो क्या, पुअर लिसनिंग। मैंने क्या बोला था कि अगर एक्टिव लिसनिंग होगी, ठीक है, तो अच्छा कम्युनिकेशन होगा, गुड कम्युनिकेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा बैरियर टू ओरल कम्युनिकेशन, जब हम सुन ही नहीं रहे एक दूसरे की बात को तो ये कैसे संप्रेषण हो जाएगा, खराब, पुअर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है। कब, जब वो सिंपल भाषा में बात करें, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर मैं आपके सामने अपनी बातों को सही से नहीं रख पा रहा हूँ तो क्या वो प्रभावशाली कम्युनिकेशन होगा, नहीं ना। तो जब मैं आपसे पढ़ाता हूँ तो मैं सिंपल भाषा में आपसे बात करता हूँ ताकि आप हिंदी माध्यम के भी और इंग्लिश माध्यम के भी इजीली कैप्चर कर लें, तो उसी को बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज। अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प क्या है, दैट मीन्स हमारे पास कोवर्कर है और एक हमारे जूनियर है, तो हम उनसे किस तरह का बात करेंगे, तो वो होगा इनफॉर्मल, ठीक है। अनौपचारिक अंतर संचार अपने सहयोगी एवं अधीनस्थों के मध्य संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प होता है। अब आगे बोल रहा है, अगर हम और भी ऑप्शन पढ़े, फॉर्मल कम्युनिकेशन एज रिक्वायर्ड नहीं भाई, एक क्लियर एंड अटेंटिव कम्युनिकेशन, ठीक है, सहयोगी के साथ बात करें, टू अंडरस्टैंड एवरीबडी विद कंसर्न, ये भी नहीं होएगा। अब ये कम्युनिकेशन का टॉपिक था, अब हम देखेंगे निर्णय अक्षमता, डिसीजन मेकिंग। आपका एक वरिष्ठ अधिकारी आपको पसंद नहीं करता, ठीक है, इससे आपका कार्य प्रभावित होता है, ठीक है। आप इस स्थिति को किस प्रकार संभालेंगे, उसकी अनदेखी करेंगे और अपने काम पर ध्यान देंगे, सीधी बात है ना। जैसे बोलते हैं ना कि हमको तो कुछ पता ही नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं, तो यही बात है। जो भी कोई आदमी बात कर रहा है तो हम भले ही वो हमको पसंद करें ना करें, हमें अपने काम से काम रखना है। आपका अधीनस्थ छुट्टी चाहता है, जो भी आपका सब ऑर्डिनेट है वो क्या चाहता है, छुट्टी चाहता है, पर उसकी अनुपस्थिति में आपके कार्यालय का काम प्रभावित होगा। अच्छा, क्योंकि वह उस काम के लिए मुख्य व्यक्ति है, आपको चाहिए कि क्या उससे मिले, छुट्टी के कारण के बारे में चर्चा करें और उसकी उपस्थिति की आवश्यकता के लिए उसे मनाने का प्रयास करें। ये अच्छा विकल्प है भाई। इसने क्या बोल रहा है, छुट्टी मंजूर कर देंगे डायरेक्टली बिना बात किए, उसके मामले को उच्च अधिकारी को संबोधित कर देंगे, तो फिर वो तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा ना, आप सीनियर को क्यों भेज रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को उसको काम करने को कहेंगे नहीं भाई, क्योंकि जो जिस काम को कर रहा है वो वही कर सकता है ना। नेक्स्ट, निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब यह कार्यवाही को निर्धारित करने का काम है, हाँ हो सकता है। डिसीजन मेकिंग अगर हम ले रहे हैं तो प्रोसेस कोर्स ऑफ एक्शन होगा ना, यस। दूसरा, इसका अर्थ है कि विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना, इट मीन्स चूजिंग वन अल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग वेरियस अल्टरनेटिव, यस। जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हमारे सामने जब भी प्रॉब्लम आती है तो नंबर ऑफ सोल्यूशन आते हैं ना, तो उन सोल्यूशन में से हम एक
सेलेक्ट करेंगे जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा। तो यही बोल रहा हूँ, विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प को चुनो। दैट मीन्स आंसर नीति निर्माण का पर्यायवाची है, सिनोनिम्स विद पॉलिसी मेकिंग नहीं। बस पर चढ़ते समय कोई व्यक्ति अचानक आप पर चिल्लाने लगता है, आप क्या करेंगे? चिल्लाने का कारण जानकर मामले को शांत कर देंगे, क्योंकि आप अगर वापस चिल्लाएंगे तो अपनी एनर्जी को बर्बाद करेंगे, तो फिर आपकी जो अंदर की कैपेबिलिटी है वो हार्म होगी। आप अपनी बीमार माताजी के लिए दवा लेने जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद किसी तेज जाते वाहन से कुचल गए बच्चे को आप देखते हैं, जिसका चालक भागने की कोशिश करा, तो आप क्या करेंगे? वाहन चालक को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि माताजी की दवा इम्पोर्टेंसी है, ठीक है? या फिर इसमें ऑप्शन है तत्काल घायल बच्चे को अस्पताल में ले जाएंगे, और तीसरा ऑप्शन इसमें है पुलिस को घटना के बारे में सूचित करेंगे या घायल बालक के माता पिता को सूचित करेंगे। तत्काल बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाएंगे ना यार, ठीक है? पकड़ने तो बात की बात है, हो सकता है वो क्रिटिकल बच्चा कंडीशन में पहुंच गया हो। प्रॉब्लम कनेक्टेड विद डिसीजन मेकिंग, अगर हम डिसीजन मेकिंग से प्रॉब्लम आती है तो क्या आती है? फियर एंड फॉल्स, या तो झूठ बोलेंगे या फिर झूठी आशा देंगे। भय और झूठी आशा निर्णय से संबंधित समस्याएं हैं। नेक्स्ट, आप एक बड़े व्यवसाय वर्ग के निर्देशक मंडल में सदस्य हैं, ठीक है? किसी विशेष मुद्दे पर आप मंडल के निर्णय से सहमत नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आप मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण उनके विचार हेतु रखेंगे। हाँ, यही होता है भाई, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं और हम उसके मेंबर हैं, ठीक है? अलग अलग आदमी अलग अलग डिसीजन व्यू देता है, तो हम किसी के व्यू से खुश नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? अपना विचार रखेंगे उस मंडल के सामने और फिर वेट करेंगे कि क्या रिजल्ट दे रहे हो, ठीक है? इस निर्णय को स्वीकार कर लेंगे, ऐसे थोड़ा है ना। तो फिर आपकी इम्पोर्टेंस, आपके मन में क्या हो सकता है? कुछ बेटर सुझाव हो, उस सवाल में अपना विरोध करेंगे। विरोध तो करना ही नहीं है ना, क्योंकि नॉर्मल बातचीत हो रही है। चलिए नेक्स्ट, 2017 का पेपर देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉजिटिव कम्युनिकेशन व्हीकल? ज़्यादा व्यक्तित्व होना, बीइंग मोर पर्सनल। अगर आप ज़्यादा ही पर्सनल हो रहे हैं तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है कम्युनिकेशन का, ठीक है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात को। नंबर 2, संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है? दैट मीन्स शॉर्ट सर्किटिंग। विच रेमेडी है ये? इज यूज टू ओवरकम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द नोड ऑफ इन कम्युनिकेशन, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संचार के निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए लघु परिधिकरण का उपयोग किया जाता है। दैट मीन्स शॉर्ट सर्किटिंग, ऐसे होता है ना, ये यहाँ की बात कर रहा है। चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिसीजन मेकिंग। द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द टेक्निक फॉर नैरोइंग चॉइस इज कॉल्ड, निर्णय लेना, ठीक है? डिसीजन मेकिंग। निम्नलिखित में से किस संप्रेषण अंतःक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए? तो दैट मीन्स रेगुलेटिंग रूल। जो भी हमारे पास इन विच ऑफ द, इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वी मस्ट लुक टूवर्ड्स मेकिंग व्हाट वी शुड डू इन कम्युनिकेशन इंटरेक्शन। जब हम हमारे पास कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो किस तरह से उसको इंटरेक्टिव किया जाए, तो यही कारण है उसका कि उसको नियम के अनुसार बातचीत करें। संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा चरण पहले आता है? एनकोडिंग आता है। आप जाकर के एक बार वीडियो देखिएगा पार्ट 1, उसमें सारा समझाया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन उस कौशल को स्पष्ट करता है जो अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाती है? दैट मीन्स सोशल स्किल्स। सीधी बात है ना, सामाजिक अगर कौशल होगा तो अंतःक्रिया और संप्रेषण को सुगम बनाता है ना। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारे कौशल प्रबंधन को भी रिप्रेजेंट करता है कि समाज के साथ साथ हम अपने रिश्तों को भी कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट, नोट लिखा तो नहीं होगा ना, नहीं मार्क कीजिएगा। इसमें से बोल रहा है कि नॉट यूज टू डिनोट इंटरपर्सनल रिलेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जो होती है वो आपका इंटरपर्सनल स्किल्स को, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिएगा? दो व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप। तो यहाँ तो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? आप समझ में रहे होंगे ना क्या बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट आता है, फॉर्मल गाइडलाइन एंड अथॉरिटी हायरार्की आर एग्जाम्पल ऑफ विच फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार
पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो ये कंट्रोल है, क्योंकि हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, अथॉरिटी हायरार्की। तो कम्युनिकेशन जब करते हैं तो कंट्रोल की फॉर्म में तो करते हैं ना, कि भाई हमने ये ऑर्डर दिया, जिसका उद्देश्य संगठन में नियंत्रण बनाए रखना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ साफ ऊपर से नीचे की ओर संचालित होता है, तो ये एक ऑर्डर ही तो होता है ना, ताकि मेंटेन रहे प्रोसेस। संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं यू एंड वी, तुम और हम, ठीक है। अशाब्दिक संचार, दैट मीन्स नॉन वर्बल, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर, इमोशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। न्यूनतम शाब्दिक, मौन एवं मुख्य अभिव्यक्ति, देह भाषा, लहजा एवं मौन। तो इसका पहला आएगा मौन, दैट मीन्स संदेश को भेजने वाले एवं प्राप्त करने वाले के संपूर्ण तरीके में देह भाषा, मुख्य अभिव्यक्ति और लहजा संप्रेषित किया जाता है। ये नॉन वर्बल में आते हैं, बॉडी लैंग्वेज वगैरह में। अंतर्व्यक्ति के संबंध में किसमें अधिक समय लगता है? तो समय ट्रस्ट बिल्डिंग करने में लगता है, विश्वास बढ़ाने में। डिसीजन मेकिंग पे चलते हैं। साइमन, अभी साइमन एक थिंकर है। साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में से निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया बताइएगा, ठीक है। तो वो आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी है। देखो, साइमन ने बोला था कि अगर हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो क्या क्या आना चाहिए? आपके पास इंटेलिजेंस एक्टिविटी होनी चाहिए, डिज़ाइन एक्टिविटी होनी चाहिए और चॉइस एक्टिविटी होनी चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी आपके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट, तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन कहलाता है इनफेरिंग, अनुमान लगाना। मेंटल कनेक्शन बिटवीन द डेटा एंड कंक्लूजन, तो यही तो अनुमान है ना भाई। डेटा और कंक्लूड इतना होगा तो इतना मिला है, तो दैट मीन्स हम एक अनुमान ही तो प्रेडिक्ट ही तो कर रहे हैं ना। नेक्स्ट, सहज ज्ञान निर्णय क्या है? इंट्यूटिव डिसीजन, इसका मतलब होता है अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय, ठीक है। मेरा मन ये बोलता है, दैट मीन्स सहज ज्ञान, या ना आपकी इंटेलेक्चुअलिटी क्या बोलती है कि मेरा मन ये बोल रहा है कि अगर, क्योंकि ये काम मैंने पहले किया हुआ है तो मैं पढ़ा सकता हूँ। इस तरह की जो भी डिसीजन होगी तो वो अनुभव और भावनाओं पर संचित फैसले होते हैं। अधोलिखित में से कौन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है? निर्णय बोल रहा हो तो आइडेंटिफिकेशन डिसीजन क्राइटेरिया है ना। जब हम किसी भी प्रक्रिया में डिजाइन करते हैं प्रोसेस को, तो सबसे पहले हम डिसीजन क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, सॉरी लास्ट में, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा, सबसे पहले तो हम समस्या की पहचान वगैरह करेंगे ना, और फिर परिभाषित करेंगे उसको क्या है कैसे नहीं। पार्ट 2 देखिएगा डिसीजन मेकिंग पे जाकर के। नंबर 2, एज अगेंस्ट यूजिंग एस्टेब्लिशिंग रूल इन रीजनिंग एंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णय प्रक्रिया में निहित है अनसर्टेनिटी ना। हमें नहीं पता क्या हो रहा है, कुछ भी हो सकता है निर्णय में। तो विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने में न्यायालयों को बहुत समय लगता है। अच्छा, ठीक है, बात तो ठीक बोल रहा है। अब इसके अंदर में स्टेटमेंट दिए हैं, न्यायालयों को त्वरित निर्णय लेने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए। अच्छा, अपने विभागों के विवादों को निपटाने के लिए अधिकारियों को विशेष अधिकार देने चाहिए। तो ये तो बात दोनों ही सही बोल रहा है ना। यस, मैं बात बोल रहा हूँ भाई, हमें उपाय बात कर रहा ना वो, उसने ये नहीं बोला कि करना ही चाहिए। सजेशन हो सकते हैं कि नए नए रूल्स आए, और वो क्या बोल रहा है कि डिस्प्यूट कंसर्निंग कर सकते हैं डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट आपस में बैठ करके। समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार निम्न में से कौन अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है? तो सिलेक्टिव स्टोरेज है। दिस मीन्स जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, सिलेक्टिव स्टोरेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2018 पे अब चलते हैं। ये आगे बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो वो लाइफ, वैल्यू एंड विजन नहीं है, क्योंकि मीडियम भी होता है, ट्रांसमिशन और इन्फॉर्मेशन तीनों होते हैं। नेक्स्ट, किसी संगठन में अधिकारी तथा अधीनस्थों के बीच नियमित अंतरक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह है कि क्या यह प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाती है, ठीक है। सभी अधिकारी और सब जूनियर बैठे हैं और आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और एक अच्छा डिसीजन वहाँ पर ले रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है। अब देखो यहाँ पर रिपीट हो रहा ना, क्लास की बात कर रहा तो वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है। लेट्स सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे इनडायरेक्ट कम्युनिकेट करूँ, ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर करके इनडायरेक्ट बोलूँ किसी के माध्यम से कि भाई क्लास में ऐसे ऐसे कर देना, तो क्या वो एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा? नहीं ना। और उधर में जब क्लास चलती है तो किस तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए? ज्ञान अर्जित वाला कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव। रिपीट हो रहा क्वेश्चन, किस उद्देश्य हेतु वर्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है? सदस्य संतुष्टि के लिए, मेंबर सेटिस्फैक्शन, ऐसे, ठीक है। जो सर्कुलर है, देखो सर्कुलर के चक्कर, सर्कुलर के रिस्पेक्ट में लास्ट क्वेश्चन आया था 2017 में। सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से प्रभावित किया जा सकता है, तो जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में एक्टिव लिसनिंग, बार बार मैं बोल रहा हूँ। रिस्पॉन्डिंग, प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं? हमने अपना क्या दिया? फीडबैक दिया कि जो भी मैसेज आपने बोला है हमने उसको कंफर्म किया, यस या नो वो अलग बात है। आगे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज संप्रेषण, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल आपको पता है ऐसे होता है, तो यह है लेटरल का एक प्रकार है, तो दैट मीन्स लेटरल कम्युनिकेशन, ठीक है, समझ में आती है ना? ऐसे है ना यार, पोस्ट सेम है लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग है ना, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखो, समान स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी के मध्य होने वाला संचार होता है। अधोलिखित में से कौन सा विकल्प शाब्दिक संवाद को इंगित करता है? शाब्दिक, प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया, ठीक है, ये क्या? वर्बल कम्युनिकेशन है, व्याख्यान दिया ना उसने। नेक्स्ट, हाव भाव, जब हम करते हैं ना कम्युनिकेशन थ्रू गेस्चर इज रिलेटेड टू, ये हम इसको बोलते हैं काइनेसिक्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का रूप नहीं है? तो संप्रेषण का रूप तो मनोरंजन थोड़ा ना होता कम्युनिकेशन में। अंतिम पूछ रहा, अंतिम क्या है? तो वो फीडबैक है, अंतिम चरण कम्युनिकेशन में। आगे फिर वही आ रहा, किसी संगठन में वह संप्रेषण जो अधीनस्थों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आता है। अब सीनियर अधिकारी जूनियर को ऑर्डर दे रहा तो वो डाउनवर्ड में ही तो आएगा ना। निम्नलिखित में से कौन सा किसी कार्यस्थल के संप्रेषण में बाधा नहीं है? बाधा पूछ रहा नहीं है, तो वह है एक्टिव लिसनिंग। जब एक्टिव लिसनिंग होगी तो बाधा आने का कोई मतलब भी नहीं है। अब आता है डिसीजन मेकिंग पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता? तो वो है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरे की भावनाओं को महसूस करे, बस, ठीक है। ओ यार आप गरीब हो, चलो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, तो इस तरह की बात आएगी तो वो हम एम्पैथी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उच्च अनुरूपता, दैट मीन्स इरेशनल डिसीजन टेकन इन ए हाई कन्फर्मिटी ग्रुप इज नोन एज, तो वह ग्रुप थिंकिंग। विच डिसीजन मेकिंग स्टाइल इज मोस्ट प्रोडक्टिव, ये पूछ रहा है कि निर्णय लेने के लिए कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है। तो इसमें सर्वाधिक उपयोगी क्या है? असर्टिव, दैट मीन्स दृढ़ता होनी चाहिए, तो ही आपके पास एक्टिव डिसीजन आ पाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही नॉर्मल बात चलेगी। ये लॉजिकल ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन देख लो एक बार थोड़ा ना, सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है। हाँ, शिक्षा सफलता की कुंजी है। दोनों सही है बट दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। 2019 ये लास्ट है आज का। द स्टडी ऑफ टेम्पोरल कम्युनिकेशन, दैट मीन्स कालिक संप्रेषण, वो होता है आपके पास क्रोनोमिक्स, समय के अनुसार जो कम्युनिकेट हो रहा है उसको क्रोनोमिक्स बोलते हैं, और पोस्चर को काइनेसिक्स। गोल्डन रूल, सर्वोत्तम नियम नीति शास्त्र की हर प्रणाली में निहित होता है और हर आदमी किसी न किसी रूप में इसे स्वीकारता है। अतः यह है अकटाय रूप में स्वस्थ नैतिक सिद्धांत है। इसमें निहित तर्क होता है, दैट मीन्स आर्गुमेंटल एंड पॉपुलुम, लोकोत्तेजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट बोल रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का उपयोग नहीं है? तो वो क्या है आपके पास?
एसेसिंग यूटिलिटी, उपयोगिता का आकलन। हमें नहीं पता ना किस तरह का आकलन आ सकता, आउटकम ऑफ डिसीजन क्या आएगा। यह व्याख्या है, आप इसको एक बार पढ़िएगा। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अभिव्यक्ति क्षमता, अनुभूति आदि का मापन करना है। किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान के नियम के अंतर्गत उपयोगिता का आकलन शामिल नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित निर्णयन शैली में से किसमें स्पष्टता के लिए निम्नतम सहनशीलता पाई जाती है? तो वो है डायरेक्टिव स्टाइल, निर्देशात्मक शैली। प्लीज़ मैं फिर बोल रहा हूँ, जो भी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 1 में कम्युनिकेशन की वीडियो, पार्ट 2 में डिसीजन मेकिंग की वीडियो, एक बार उनको अच्छे से पढ़िएगा। मैं उम्मीद आपको भरोसा दिलाता हूँ ये सारे क्वेश्चन हो रहे हैं यार वहाँ से, ठीक है। बस थोड़ा समझ के चलिएगा और क्वेश्चन की भाषा समझ के चलिएगा। मैं अपने टेलीग्राम लिंक में इनको डाल दूंगा, जिसका लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्लीज़ उस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। ये सारे पेपर मैं वहाँ पे डाल दूंगा ताकि आपको कम्युनिकेशन को लेकर के कोई दिक्कत ना आए। संप्रेषण अंत्यक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार, यहाँ पे सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन एज इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव, फीडबैक कैसा है? ये कभी कभी गैर इरादतन लगता है, ठीक है। कम्युनिकेशन एज इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव, फीडबैक कैसा होता है भाई? गैर इरादतन। हमें नहीं पता है दूसरा आदमी किस पर्पज से फीडबैक दे रहा, हो सकता है वो गलत इंटेंशन से फीडबैक दे रहा हो सकता है वो हमको अप्रिशिएट करने के इंटेंशन से फीडबैक दे रहा हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का बोलने का तरीका है। नेक्स्ट बोल रहा हो, जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निस्तापन उच्चतर होता है, तो वह है डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, अगर आपके पास कोई ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप परफॉर्मेंस इज हायर, ऐसे ना ऊपर से लेकर के नीचे तक आप डिसीजन दे रहे हैं, तो वो उसको बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? जब आप एक अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्या क्या उसके अंदर में इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर आ सकते हैं? तो एक तो वही जजमेंटल हो जाना, बीइंग जजमेंटल कि ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसी ही बात करेगा, ठीक है। निर्णय परक होना और सांत्वन प्रदायी टिप्पणियाँ करना। देखो ये बैरियर होते हैं, कितने तरीके के बैरियर हो सकते हैं। एक होता है भाषा संबंधी, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है भावनात्मक इमोशनल, फिजिकल बैरियर, पर्सनल बैरियर एंड अदर। नेक्स्ट देखते हैं, एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधन को समस्या का समाधान करने में सहायता प्रदान करता है, कहलाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। एक ग्रुप एफर्ट बोल रहा है भाई, जब ग्रुप एफर्ट लगा रहा है तो नंबर ऑफ पीपल होंगे ना वहाँ पर, तो जब नंबर ऑफ पीपल होंगे तो नंबर ऑफ पीपल का अलग अलग दिमाग चलेगा ना, तो जब वो दिमाग की बात कर रहा है तो उसी को बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो अलग अलग विकल्प आएंगे, अलग अलग विचार उत्पन्न होंगे, तो जब अलग अलग विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो एक अच्छा डिसीजन वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जन प्रवाद, दैट मीन्स कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेप वाइन, ठीक है, ग्रेप वाइन। तो ये क्या बोल रहा है? यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होता है, जो कि एक विशेषता नहीं है। यह प्रबंधन के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। ये इसमें किसी भी दिशा में जाने की छूट होती है। हाँ, ये संतुष्टि करने का उद्देश्य होता है, सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए ये होता है। सेटिस्फाई द ग्रुप मेंबर, अगर नीड है तो सोशल नीड, ठीक है। यह है, इसमें शामिल लोगों के स्वयं हितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होता है, ये गलत है। आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ, फेस टू फेस अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है समकालिक, एक आदमी दूसरा आदमी, समकालिक, टेम्पोरल, ठीक। आगे देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेजर फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो क्या क्या हो सकते हैं मेजर फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन के? 1 2 3 4 सारे ही हैं। कौन कौन से देखेंगे? यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, अच्छा। यह है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। यह भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है। यह निर्णय लेने को सहज बनाता है।
क्योंकि कैसा है, समूह और संगठन में। ठीक है, चलिए। अनदर नेम ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा नाम क्या होता है, डाइक कम्युनिकेशन होता है। डाइक कम्युनिकेशन जाकर देखिएगा यार, पार्ट 1 पार्ट 2 सब लिखा हुआ है मैंने वहाँ पर। अंत्य व्यक्तित्व संप्रेषण में स्रोत और परमाकर के प्रकार निभाए जाते हैं, तो वह है ईच इंडिविजुअल। दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, एक ही आदमी सुनने वाला है और एक ही आदमी कहने वाला, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, सोर्स रिसीवर। ठीक है, तो वह इंटरपर्सनल है। और इंट्रापर्सनल में होगा, दो आदमी अलग अलग होंगे। विच टर्म, अब यहाँ पर बोल रहा है कि कम्युनिकेशन थ्रू कलर्स, कलर्स के माध्यम से अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, क्रोमेटिक। क्रोमेटिक, ठीक है, क्रोमिक का मतलब ही रंग होता है। आगे चलते हैं। दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण, देखो मैंने क्या बोला था अब, तो हमने क्या बोल रहे हैं उसको, क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, दूसरों के साथ। नेक्स्ट, व्हेन यू बिकम अदर ओरिएंटेड यू, जब आप अन्य अभिव्यंजित हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं फिर। अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं। अच्छा, क्योंकि आप अदर ओरिएंटेड हो रहे हैं, अन्य व्यक्तियों को उत्साहित करते हैं कि आपको दिशा निर्देश करें। ठीक है, कि वे आपको दिशा निर्देश करें। नहीं भाई, ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा। अपने संबंध में एक विनम्र स्थिति बना लेंगे दूसरे व्यक्ति के साथ। अच्छा, मान लेते हैं कि अन्य व्यक्ति सदैव सही है, ये तो गलत है। ठीक है, तो उसमें ए सही है। ठीक है, हम दूसरे की इच्छाओं को और उनके विचारों को कदर देंगे। नेक्स्ट है, समस्त अंतर्व्यक्ति संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व होता है, तो वह आपके पास कॉन्टेक्स्ट है। एन ओवरराइडिंग एलिमेंट ऑफ कंसिडरिंग इन ऑल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दैट इज कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट देखें, अगर हम निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है, दैट मीन्स एक्सट्रीम कोहेसिवनेस। जब आप ग्रुप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ज़्यादा एक्सट्रीम चरम पे नहीं पहुंचना अपने डिसीजन को लेकर के, तो नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फिर वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नया छात्र कहता है कि मैं उसका प्रिय अध्यापक हूँ, और उसकी बात अवश्य ही सत्य होगी, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपने प्रिय प्राध्यापक से कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा, तो ये चक्रक है, चक्रक दोष होता है, ये लिखा हुआ है चक्रक, यहाँ पर लिखा होगा ना। ग्रुप कम्युनिकेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर। ठीक है, संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है। जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, तो कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो दैट मीन्स प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी, लोनलीनेस, दैट मीन्स अकेलापन, ये तो फैक्टर है ना। ठीक है, निर्णय देखते हैं, निर्णय का द इसेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जब हम करते हैं तो उसका मकसद क्या है, केवल विकल्प को फोकस करते हुए एक अच्छा डिसीजन लेना। निर्णय लेने का पहला चरण क्या होता है, लक्ष्य को स्थापित करना, गोल, भाई समस्या क्या है और कैसे हम उसको टैकल करना है। देखो, उद्देश्य को जानना, समस्या को पहचानना, समस्या का विश्लेषण करना, जानकारी एकत्रित करना, सर्वश्रेष्ठ समाधान का चयन, कार्रवाई में निर्णय लेना, प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना। ये ऑर्डर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पार्ट 2 देखो, मैं बोल रहा हूँ फिर अगेन, पार्ट 2 देखो, सब समझ में आ जाएगा। आगे बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस निर्णय निर्माण तकनीक में विचारों का योगदान देने के लिए संचरित नियम समाहित होते हैं, तो वह है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, नामिक समूह तकनीक। अंग्रेजी पढ़ लेंगे। डिसीजन मेकिंग टेक्निक इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्ड रूल फॉर जनरेटिंग आइडियाज, तो स्ट्रक्चर तो आपको नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में ही दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट, वह कौन सा मानसिक प्रकार्य है जो समस्या समाधान में सहायक नहीं होता है, तो वो फंक्शनल फिक्सनेस है। ठीक है, मानसिक पूछ रहा, वो मानसिक फिक्स कर देना अपने आप को,
दैट मीन्स मैं उसको बोल सकता हूँ, हमने लास्ट ये क्वेश्चन भी देखा था जिसको हमने नाम दिया था पूर्वग्राही, प्रेजुडाइज, तो यही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह का कम्युनिकेशन में नहीं चलता है। तो आई होप आपने क्वेश्चन को देखा होगा और किस तरह से क्वेश्चन के जो पूछने का तरीका है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि रिपीटिशन जो है ना वो अक्सर दिखाई दे रहा है। जो रिपीटिशन है, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, आप अपने 2015 से 23 तक की जितनी भी PYQs है जो हम वीडियो के माध्यम से आपको जनरेट कर रहे हैं, आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो प्लीज़ इन वीडियो को अगेन एंड अगेन सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट है एक बार में क्लियर नहीं होंगे, तो एक बार दो बार इसको सुनिएगा, 1.5 पे ही क्यों ना सुने, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन का डर है वो भाग जाए। और कम्युनिकेशन के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो जो हमने वीडियो दी है पार्ट 1 और पार्ट 2, इनको पहले पढ़िएगा और 1 to 1 हो सके तो लिखने की भी कोशिश कीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको पता रहे कि किस तरह से क्वेश्चन वो पूछने की कोशिश कर रहा है कौन, आयोग, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है कम्युनिकेशन वाला जहाँ से आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब भी कराइएगा और खुद भी कीजिएगा, ठीक है। और इन्हीं सभी क्वेश्चन का जो PDF होगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एक बार जा करके चेक कीजिएगा टेलीग्राम चैनल को भी और उसको ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें हम 2020 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इस चैनल को अच्छे से देखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।